गोनोरिया, ठीक है। फर्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे वो तुम्हारा सिफिलिस पढ़ रहे थे, सेकंड आज हम लोग पढ़ेंगे गोनोरिया के बारे में। क्या है गोनोरिया पता है, किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, क्या हम पढ़ा रहे थे? बैक्टीरियल पढ़ा रहे थे ना, वैसा डिजीज जो कि तुम्हारा बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया में सबसे पहले हम लोग सिफिलिस देखें, सेकंड आज हम लोग देखेंगे गोनोरिया। ये भी तुम्हारा क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से होने वाला एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो तुम्हारा गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, दैट कैन अफेक्ट बोथ मेन एंड वीमेन, मेनली क्या चीज को? जेनाइटल, रेक्टम एंड थ्रोट। तो तुम्हारा गोनोरिया भी है ना, वो भी तुम्हारा क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होने वाला तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, जो कि तुम्हारा बोथ मेन एंड वीमेन दोनों को अफेक्ट करेगा। और मेनली कहाँ स्टार्ट करेगा अफेक्ट करना? तो तुम्हारे जेनाइटल रीजन में, रेक्टम में और फिर थ्रोट में। तो ये तीन जगह से तुम्हारा स्टार्ट होता है तुम्हारा गोनोरिया डिजीज का सिम्टम्स। अफेक्ट जो मेनली करेगा जेनाइटल रीजन, रेक्टम रीजन, एनएस तरफ और फिर थ्रोट, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा कॉजेटिव एजेंट, किस कौन सा बैक्टीरिया करवाता है? तो क्या है बैक्टीरिया का नाम? निसेरिया गोनोरिया या फिर गोनोकोकस, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। निसेरिया गोनोरिया या फिर निसेरिया गोनोकोकस, तो दोनों तुम्हारा ये बैक्टीरिया से ही पता चल जाएगा कि कौन सा बीमारी का है ना। तो बीमारी का नाम ही पीछे लगा हुआ है बैक्टीरिया का नाम में, तो निसेरिया गोनोरिया तुम्हारा बैक्टीरिया का नेम हो गया, ठीक है। गोनोरिया इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू सेक्सुअल फ्लूइड इंक्लूडिंग द वेजाइनल फ्लूइड एंड सीमेन। तो कैसे कॉन्टैक्ट होता है, कैसे ट्रांसमिट होगा एक से दूसरा में स्प्रेड? तुम्हारा मेनली सेक्सुअल फ्लूइड, जो वेजाइनल फ्लूइड होता है या फिर मेल में जो सीमेन होता है उससे कांटेक्ट में आएगा ना पर्सन, तभी जाके तुम्हारा गोनोरिया फैलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं फैलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट तुम्हारा क्लोज जेनाइटल टू जेनाइटल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस इनटू वेजाइना कैन आल्सो एक्सपोज द पर्सन टू गोनोरिया। तो क्लोज जेनाइटल टू जेनाइटल कांटेक्ट, तुम्हारा पेनिट्रेशन होने का जरूरत नहीं है कि पेनिस इनटू वेजाइना तुम्हारा पेनिट्रेशन इंटरकोर्स हो रहा है तभी फैलेगा, नहीं। अगर तुम्हारा क्लोज जेनाइटल टू जेनाइटल कांटेक्ट भी है ना, बस पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, फिर भी तुम्हारा क्या होगा? एक्सपोज हो सकता है पर्सन, तुम्हारा जो फ्लूइड होगा ना उससे कांटेक्ट में आ जाएगा और कांटेक्ट में आने से एक से दूसरे पार्टनर में तुम्हारा क्या होगा? ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, किस कौन सा चीज से तुम्हारा नहीं ट्रांसमिट होता, कैन नॉट स्प्रेड? तो किसिंग, हगिंग या फिर होल्डिंग हैंड्स, ये सबसे तुम्हारा ट्रांसमिट नहीं होगा। जब तक फ्लूइड कांटेक्ट से नहीं होगा तब तक तुम्हारा नहीं ट्रांसमिट होता है। सेकंड, शेयरिंग फूड्स एंड द ड्रिंक्स, इससे भी तुम्हारा कांटेक्ट ये गोनोरिया स्प्रेड नहीं होता है। इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स आफ्टर समवन कफ और स्नीजेस, तो एयरबोर्न डिजीज है नहीं कि ड्रॉपलेट से तुम्हारा हो सके। तो ये तीन चीज से तुम्हारा याद रखना है, ये तीन से गोनोरिया स्प्रेड नहीं होगा, एक से दूसरे में नहीं फैलता है, ठीक है। बस फैलेगा कैसे? तो तुम्हारा जब तक ये सेक्सुअल फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड तुम्हारा कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक नहीं फैलता है। और बॉडी फ्लूइड को कांटेक्ट में आने के लिए जरूरी नहीं कि पेनिट्रेशन ही हो, क्लोज जेनाइटल टू जेनाइटल कांटेक्ट से भी बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज है तुम्हारा मेनली वही ये सेक्सुअल फ्लूइड जो वेजाइनल फ्लूइड या सीमेन का फ्लूइड होगा उसी से आता है, नहीं तो नहीं होता है। कौन है? जेनाइटल टच, हाँ हो सकता है, क्लोज जेनाइटल टू जेनाइटल कांटेक्ट से भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में कौन कौन सा ऐसे लोग हैं जिसमें तुम्हारा रिस्क हो सकता है? तो सबसे पहला, यंगर एज अंडर 25 ईयर्स, तो 25 साल से नीचे के जो लोग भी हैं और सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं उन लोग में सबसे ज्यादा रिस्क होता है तुम्हारा गोनोरिया का फैलने का बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा न्यू सेक्स पार्टनर, तुम्हारा जो अगर सेक्स पार्टनर मतलब नया चेंज किए हैं, पता नहीं है कि वो जो न्यू पार्टनर है उसमें तुम्हारा सिम्टम्स है कि नहीं, वो डिजीज है कि नहीं, और उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे भी तुम्हारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा मल्टीपल सेक्स पार्टनर। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर किसको बोले थे? जैसे सेक्स वर्कर्स लोग हो गए हैं ना, प्रोस्टिट्यूट्स लोग जो होते हैं, ठीक है। तो वैसे में भी तुम्हारा क्या होगा? एक से दूसरे में फैलने का चांस ज्यादा होगा। पर्सन विथ अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो तुम्हारा गोनोरिया के मान लो किसी और का है, उसको एड्स है या फिर कोई और जैसे सिफिलिस बीमारी था है ना, कोई क्लाइमेडिया का है, तो वैसे कोई और पर्सन जिसके पास कोई गोनोरिया छोड़ के कोई दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसको भी चांसेस होता है कि गोनोरिया होगा ही होगा, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा रिस्क फैक्टर पे रहते हैं। और नेक्स्ट है तुम्हारा बेबी फ्रॉम मदर ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो बेबी में भी तुम्हारा कैसे गोनोरिया फैलेगा? तुम्हारा डिलीवरी के टाइम जब ब्लड के साथ कांटेक्ट में वेजाइनल फ्लूइड के साथ जब क्या होता है, वेजाइनल डिलीवरी होगा बेबी का, तो वेजाइना से निकलेगा, मदर का वेजाइना से बेबी बाहर आ रहा है ना, तो वेजाइनल फ्लूइड के साथ जब बेबी कांटेक्ट में आएगा ना तब तुम्हारा क्या होगा? बेबी में भी गोनोरिया इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है, बेबी को भी। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन इन फीमेल इज सर्विक्स एंड इन मेल इज यूरेथ्रा, तो मोस्ट कॉमन साइट जहां पे इन्फेक्शन होगा कहां होगा? फीमेल में कहां पे होगा? सर्विक्स। जब ह्यूमन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पर होगी तो देखना वेजाइना के अंदर जाओगे तो सर्विक्स, सर्विक्स से फिर तुम्हारा यूट्रस में जाता है ना, तो वही तुम्हारा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हो गया सर्विक्स। और वही मेल का बात करें तो मेल में क्या आएगा?
यूरेथ्रा, क्योंकि मेल का देखो, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लस तुम्हारा यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों सेम होता है। यूरेथ्रा से ही तुम्हारा सीमेन का भी सिक्रेशन होता है और यूरेथ्रा से ही यूरिन का भी सिक्रेशन होता है। लेकिन फीमेल में दोनों अलग अलग है, यूरेथ्रल ओपनिंग फीमेल में अलग होता है, वेजाइनल ओपनिंग अलग होता है। इसीलिए तुम्हारा यूरेथ्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो तुम्हारा यूरेथ्रा जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी कॉमन होता है प्लस तुम्हारा ये रीनल सिस्टम का भी कॉमन यूरेथ्रा ही है। ठीक है, तो इसीलिए मेल में तुम्हारा यूरेथ्रा सबसे कॉमन इन्फेक्शन साइट होता है, समझे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स ऑकर होगा अगर पेशेंट को गोनोरिया है तो। ठीक है, तो ऑफन गोनोरिया डज नॉट कॉज सिम्टम्स, इफ यू एक्सपीरियंस दे विल लाइकली इंपैक्ट यू डिफरेंटली बेस्ड ऑन योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ऐसे तो तुम्हारा गोनोरिया का कोई भी सिम्टम्स होता नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे 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 क्या होगा ना, तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब अफेक्ट होना शुरू होगा तब जाके तुमको कुछ कुछ सिम्टम्स आना शुरू होगा। ठीक है, तो वीमेन में क्या क्या सिम्टम्स कॉमन होता है, तो फर्स्ट है तुम्हारा अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज, तो व्हाइट या फिर येलो डिस्चार्ज सबसे स्टार्टिंग तुम्हारा शुरू होगा वेजाइना से। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा पेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सेक्स के समय, इंटरकोर्स के समय क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन, उसी को हम लोग डिस्पैरियूनिया बोलते हैं। ठीक है, डिस्पैरियूनिया उसी को बोला जाता है, पेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और नेक्स्ट है तुम्हारा ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, मतलब पीरियड आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है, दोनों के बीच में फिर से एक बार ब्लीडिंग शुरू हो गया। ठीक है, तो वो चीज तुम्हारा 2 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में फिर से ब्लीडिंग हो रहा है, हर मतलब अभी खत्म हुआ और फिर 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, फिर से ब्लीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी होता है तुम्हारा गोनोरिया का सिम्टम्स अगर वीमेन में हम लोग देखें तो। नेक्स्ट है तुम्हारा पेन और बर्निंग सेंसेशन व्हेन यू पी, तो यूरिनेशन के समय, यूरिन करते समय क्या होता है, पेन या फिर बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा देगा। ठीक है, उसको हम लोग डिसयूरिया बोलते हैं। ठीक है, जब पेन या फिर बर्निंग सेंसेशन होता है ना यूरिनेशन के टाइम, उसी को हम लोग मेडिकल टर्म में डिसयूरिया बोला जाता है। या फिर पेन इन योर लोअर एब्डोमेन और पेल्विस, तो पेल्विक रीजन में जहां पे यूट्रस होता है तुम्हारा, लोअर एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन के नीचे जाओगे ना जब लोअर सेगमेंट, तो उसमें क्या होगा तुम्हारा पेन, जैसे पीरियड्स में जो दर्द होता है ना, मेंस्ट्रुएशन के समय जो दर्द होता है वैसे ही तुम्हारा दर्द होता है गोनोरिया में भी। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉमन सिम्टम्स हो गया, जो कि फीमेल में क्या क्या कॉमन गोनोरिया का सिम्टम्स आएगा, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेल में क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। देखो मेल में अगर गोनोरिया का सिम्टम देखेंगे तो उसमें भी तुम्हारा सबसे पहले डिस्चार्ज से शुरू होगा, तो व्हाइट, येलो या फिर ग्रीन डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस। तो वीमेन में हम लोग देख रहे थे तो बस व्हाइट या येलो था, लेकिन जब मेल में बात करोगे तो व्हाइट, येलो प्लस तुम्हारा ग्रीनिश डिस्चार्ज, तीनों कलर में से कोई भी कलर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। नेक्स्ट तुम्हारा टेस्टिकुलर प्लेन एंड स्वोलन टेस्टिकल्स, तो जो टेस्टिस है स्क्रॉटम में जहां पे टेस्टिस प्रेजेंट होगा वहां पे तुम्हारा पेन या फिर स्वेल हो जाता है, स्क्रॉटम तुम्हारा स्वेल हो जाएगा। ठीक है, वही ये तुम्हारा सेकंड सिम्टम्स। और थर्ड वही सिम्टम्स थर्ड में भी होगा जो फीमेल में था, पेन या फिर बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यूरिन करते समय तुम्हारा पेन या फिर बर्निंग सेंसेशन। तो ये 3 कॉमन सिम्टम्स होता है जो कि मेन में तुमको देखने के लिए मिलेगा। अगर वही तुम सारे जेंडर्स में दिखोगे तो कॉमन सिम्टम इन ऑल जेंडर्स, तो तुम्हारा थ्रोट बोले ना, थ्रोट को भी इन्फेक्शन करता है, थ्रोट को भी इन्फेक्ट करता है, जेनाइटल, रेक्टम और थ्रोट, 3 जगह तुम्हारा इन्फेक्ट करेगा गोनोरिया। तो थ्रोट में क्या होगा तुम्हारा इची फीलिंग, मतलब खुजली जैसा लगेगा ना, थ्रोट में अंदर कुछ खुजली हो रहा है हमको, इचिंग जैसा लगता है। ठीक है, स्क्रैचीनेस, सोरनेस एंड ट्रबल इन स्वैलोइंग, तो खाने पीने में दर्द हो रहा है, कोई भी चीज घोट रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तुमको यहाँ पे दर्द करेगा। ठीक है, पूरा सोरनेस, थ्रोट सोर सुनो ना, सोर थ्रोट वैसे ही होता है। ठीक है, प्लस तुम्हारा स्क्रैचिंगनेस, अंदर में बहुत ज्यादा ईचिंग होता है, खुजली होता है, तुम कितना भी पानी पी रहे हो ना तुमको लगा कि ड्राई, कभी देखो ड्राई होता है तो कैसे खुजली होने लगता है अंदर में, पानी पीते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें तुम कितना भी पानी पियोगे ना वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी तुम्हारा क्या है, थ्रोट मतलब वो ईचिंग फीलिंग होना शुरू होगा। और नेक्स्ट तुम्हारा जब रेक्टम, वो तुम्हारा क्या था, जेनाइटल का हम लोग अलग अलग देखे, और नेक्स्ट अगर हम रेक्टम का देखेंगे तो रेक्टम में क्या होगा, ईचिंग, डिस्चार्ज, पेन, ये सब। तो तुम्हारा जब भी इंसान स्टूल करने जाएगा, बैठने जाएगा, तुम्हारा क्या होगा, ईचिंग होगा, डिस्चार्ज, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज शुरू होगा, प्लस पेन भी बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा रेक्टम और थ्रोट के लिए, और वो जो हम लोग बताए अलग अलग, वो तुम्हारा जेनाइटल के लिए, फीमेल का जेनाइटल वेजाइना के लिए अलग हो गया, और मेल का तुम्हारा पेनिस और स्क्रॉटम के लिए अलग सिम्टम्स आता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सिम्टम्स, क्या क्या ऑकर होगा अगर किसी को गोनोरिया है तब। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम लोग कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को गोनोरिया है। ठीक है, तो मेनली जो गोनोरिया होता है ना वो तुम्हारा सिम्टम से और प्लस तुम्हारा सेक्सुअल हिस्ट्री से ही पता चलता है। ठीक है, तो डॉक्टर जो भी होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले तुम्हारा सिम्टम्स देखेगा कि क्या क्या आ रहा है, प्लस तुम्हारा सेक्सुअल हिस्ट्री। सेक्सुअल हिस्ट्री क्यों लेते हैं, ताकि तुम्हारे पार्टनर को भी प्रिवेंट कर सके, उसका भी ट्रीटमेंट, अगर कोई पार्टनर है जिसके साथ अगर तुमको गोनोरिया है और तुम्हारा जो पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर है, उसको भी चांस हो सकता है कि तुमसे ट्रांसमिट हुआ हो, है ना, तो इसीलिए हम लोग सेक्सुअल हिस्ट्री लिया जाता है ताकि उसको भी हम लोग ट्रीटमेंट दे सके, उसको भी हम लोग प्रिवेंट कर सके, बचा सके। तो इसके लिए तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारा ये चीज लेगा, सिम्टम्स देखता है प्लस तुम्हारा सेक्सुअल हिस्ट्री कलेक्शन करता है। और नेक्स्ट तुम्हारा कुछ कुछ लैब टेस्ट भी आता है उसमें, तो लैब टेस्ट में सबसे पहला है तुम्हारा पेल्विक एग्जामिनेशन। तो जो पेल्विक एग्जामिनेशन होता है मेनली फीमेल्स के लिए है, ये जो एग्जामिनेशन है तुम्हारा फीमेल वीमेन के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट परफॉर्म द पेल्विक एग्जाम विथ हेल्प ऑफ स्पेकुलम टू ओपन द वेजाइना एंड विजुअलाइज सर्विक्स। ठीक है, तो इस चीज में क्या होता है ना, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो तुम्हारा एक तरह का स्पेकुलम आता है। ठीक है, स्पेकुलम में क्या रहेगा ना, ऐसे करके तुम्हारा आगे से हल्का मुंह ये
आगे की तरफ निकला हुआ रहेगा, ठीक है, और वो खुलता और बंद होता है, ठीक है। तो वो स्पेकुलम को वेजाइना में इंसर्ट करने के बाद उसको खोला जाता है। वेजाइना को क्या करेगा, जब तक वेजाइना तुम्हारा पूरा ओपन नहीं करेगा अंदर सर्विक्स तुम्हारा नहीं दिखेगा, है ना। तो उसी को देखने के लिए वेजाइना को स्पेकुलम से क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सर्विक्स को देख के और सर्विक्स से तुम्हारा फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कलेक्ट द फ्लूइड सैंपल फ्रॉम सर्विक्स टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो तुम्हारा वेजाइना स्पेकुलम डाला वेजाइना में डालने के बाद उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो अंदर सर्विक्स दिख रहा है उससे तुम्हारा क्या होगा, वहां से फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सैंपल को कलेक्ट करते हैं और वो सैंपल किस लिए चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। जो तुम्हारा निजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है वो गोनोरिया प्रेजेंट है कि नहीं, वो बैक्टीरिया तुम्हारा ये वेजाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट है या नहीं, उसी के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन। समझ गए, पेल्विक एग्जामिनेशन इसी को बोलते हैं। मेनली किसके लिए, तुम्हारा फीमेल्स के लिए। तुम्हारा वेजाइना सर्विक्स से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं और वही फ्लूइड में हम लोग चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है तुम्हारा यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन सैंपल इज कलेक्टेड टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, दिस कैन आल्सो इन्फेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यूरिन एनालिसिस मेनली तुम्हारा मेल के लिए हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा किसके लिए हुआ, मेल, क्योंकि तुम्हारा मेल में ही तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम अटैच है ना। यूरेथ्रा जो कॉमन है तुम्हारा, यूरेथ्रा से ही यूरिन भी पास होता है और यूरेथ्रा से ही सीमेन भी पास होता है। इसीलिए जो यूरिन एनालिसिस करते हैं ये तुम्हारा मेनली मेल के लिए होता है। जरूरी नहीं फीमेल के लिए नहीं हो, नहीं फीमेल के लिए भी हो सकता है, लेकिन मेनली तुम्हारा जो होता है वो मेल के लिए किया जाता है, ताकि तुम्हारे यूरेथ्रल सैंपल कलेक्ट करके यूरिन में भी तुम्हारा बैक्टीरिया का प्रेजेंस चेक करने के लिए हम लोग यूरिन एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा थ्रोट सैंपल। बोले ना थ्रोट को भी इन्फेक्ट करेगा, तुम्हारा गला भी खराब होता है, तो थ्रोट सैंपल फ्रॉम थ्रोट इज कलेक्टेड विद स्वैप स्टिक एंड फ्लूइड इज कलेक्टेड टू चेक फॉर द एंटीजन। तो स्वैप स्टिक, जैसे कोरोना में देखे थे मुंह में कैसे अंदर डाल के तुम्हारा स्वैप स्टिक से लेता है। स्वैप स्टिक से मतलब किसको कहते हैं, स्वैप स्टिक तुम्हारा आगे में कॉटन बड देखे हो, कान से जो निकालते हैं हम लोग, वो तो कॉटन बड का एक तरफ का तुम कॉटन हटा दो, बस एक तरफ रहने दो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैप स्टिक, ठीक है। बड़ा सा स्टिक रहेगा तुम्हारा, उसी में आगे एक तरफ बस कॉटन रहता है और वही कॉटन से क्या करता है तुम्हारा अंदर थ्रोट में अंदर डाल के और वहां से फ्लूइड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। थ्रोट का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और वो सैंपल को फिर चेक किया जाता है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, तुम्हारा जो गोनोरिया बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो चीज हो गया तुम्हारा थ्रोट सैंपल स्वैब स्टिक से जो कलेक्ट करते हैं, समझे। कोरोना में भी करता था, देखते थे, तो स्वैब स्टिक डाल के तुम्हारा सैंपल को कलेक्ट करके कोविड का टेस्ट किया जाता था। उसी तरह तुम्हारा गोनोरिया का भी टेस्ट होता है थ्रोट सैंपल से, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा यूरेथ्रल स्वैब या यूरेथ्रल स्वैब कल्चर। तो ये तुम्हारा मेनली मेल के लिए यूरेथ्रा, बोले ना यूरिन एनालिसिस तुम्हारा यूरेथ्रा से जो ले रहे हैं, तो ये भी तुम्हारा मेल के लिए होता है। तो फ्लूइड सैंपल फ्रॉम द पेनिस इज कलेक्टेड बाय इंसर्टिंग द स्वैब स्टिक टू अ शॉर्ट डिस्टेंस इनटू द पेनिस। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, जैसे यूरिनरी कैथेटर लगता है ना मेल में, देखो मेल में कैसे यूरिनरी कैथेटर तुम्हारा पेनिस का जो ओपनिंग होता है उससे डाला जाता है, उसी तरह तुम्हारा यूरेथ्रल स्वैब स्टिक को क्या करेगा, वो ओपनिंग से थोड़ा सा अंदर, पूरा अंदर नहीं, एकदम थोड़ा सा अंदर डाल के वहां से तुम्हारा यूरेथ्रल स्वैब, वहां से जो फ्लूइड होता है सीमेन का फ्लूइड जो हो गया उसको कलेक्ट करते हैं और उसी शॉर्ट डिस्टेंस, बस ज्यादा अंदर नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है ताकि तुम्हारा वो पेनिस का जो ये सीमेन का फ्लूइड है वहां तक पहुंच सके, ठीक है। और उसके बाद वहां से हम लोग फ्लूइड लेते हैं फ्रॉम द टिप ऑफ पेनिस टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो वही टिप से हम लोग वो फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। अब यूरिन रहे या फिर सीमेन रहे, दोनों वही पे है तुम्हारा, है ना। सीमेन फ्लूइड भी तुम्हारा यूरेथ्रा में ही है और यूरिन का भी फ्लूइड तुम्हारा यूरेथ्रा में ही है, तो दोनों मिक्स करके भी आ सकता है। तो वही हम लोग यूरेथ्रल स्वैब लेते हैं और उसमें फिर हम लोग वो स्वैब से चेक किया जाता है तुम्हारा बैक्टीरिया का प्रेजेंस। तो ये जितना हम लोग टेस्ट है ना सारा तुम्हारा बैक्टीरिया का प्रेजेंस के लिए चेक करते हैं, एंटीबॉडी के लिए हम लोग नहीं करते हैं इस चीज में, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये सारा तुम्हारा एंटीजन टेस्ट है, ठीक है। जितना भी टेस्ट है तुम्हारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं, उस वो वाला टेस्ट है। ये जो 4 टेस्ट बताया तुम लोग को, फर्स्ट क्या था, पेल्विक एग्जामिनेशन जो फीमेल के लिए था, है ना। सेकंड यूरिन एनालिसिस और थ्रोट सैंपल। तो ये यूरिन एनालिसिस और थ्रोट सैंपल तुम्हारा दोनों के लिए होगा, मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए, लेकिन यूरेथ्रल स्वैब बस मेल के लिए होता है और पेल्विक एग्जामिनेशन बस फीमेल के लिए होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 4 डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। टू एंश्योर द एक्यूरेट रिजल्ट, पेशेंट इज यूजुअली आस्क्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम यूरिनेटिंग फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स प्रायर टू द टेस्ट। तो ये टेस्ट करने के लिए जो अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए हमको, तो उसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट को बोला जाता है कि जब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं ना उसके 2 घंटा के पहले तुम यूरिन करना है तो कर लो, लेकिन सैंपल कलेक्ट करने के 2 घंटा पहले से उसको यूरिन बाथरूम जाने से, यूरिन करने से मना किया जाता है, ठीक है। ताकि तुम्हारा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वहां पे तुम्हारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो कॉलोनाइज किया है अपना, वहां पे मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, तो वो बैक्टीरिया अच्छे से तुम्हारा ये कल्चर हो सके, तुम्हारा सैंपल को कलेक्ट कर सके, उसके लिए हम लोग यूरिन करने से एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर हम लोग मना करते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना सब कोई, यूरेथ्रल स्वैब का कल्चर में अगर यूरिन कर देगा तो क्या होगा, उसके साथ तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तुमको सैंपल कलेक्ट तो करोगे, लेकिन उतना एक्यूरेट रिजल्ट तुमको पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए हम लोग मना करते हैं, समझ गए। तो ये चीज था तुम्हारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस चीज को। तो गोनोरिया इन्फेक्शन क्योर्स विद इन
7 to 14 days आफ्टर ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम लोग क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। ये तो तुम लोग को अब याद हो गया ना, बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक्स है ना। अगर तुम्हारा फंगस से रहेगा तो फंगल, वायरस से रहेगा तो एंटी वायरल, है ना। तो वैसे करके तुम्हारा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम लोग क्या से ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक्स। और ट्रीटमेंट का तुम्हारा कोर्स कितना है, 7 to 14 डेज, 7 से 14 दिन में इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर रेगुलर उसको अच्छे से एंटीबायोटिक होगा तो तुम्हारा 7 to 14 डेज में क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्योर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा पेशेंट्स आर आस्क्ड टू अवॉइड द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 days ऑफ ट्रीटमेंट सो दे डोंट स्प्रेड इन्फेक्शन टू देयर पार्टनर। तो पहला 7 दिन का जो ट्रीटमेंट होगा, मान लो 14 डेज का ट्रीटमेंट उसको चल रहा है ना, तो पहला जो 7 दिन का ट्रीटमेंट होगा उसमें हम लोग पेशेंट को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से मना किया जाता है, ठीक है, अवॉइड, उसको मना किया जाता है कि पहला 7 दिन का ट्रीटमेंट का जो फेज है उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, तुम्हारा पेशेंट को वो ट्रांसमिट कर पाएगा, ठीक है। गोनोरिया का ऐसे देखो, गोनोरिया में तुम्हारे सिफिलिस में स्टेज था कि फर्स्ट और सेकंड में ट्रांसमिशन हो रहा है, थर्ड और फोर्थ में नहीं हो रहा है, लेकिन गोनोरिया का ऐसा कुछ भी नहीं, उसका ट्रांसमिशन जब तक उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कंप्लीट होता है ना, तब तक अगर कोई भी अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो वो तुम्हारा होगा ही होगा ये ट्रांसमिशन। इसीलिए फर्स्ट 7 डेज हम लोग मना करते हैं ताकि तुम्हारा गोनोरिया का ट्रांसमिशन उसके पार्टनर में, सेक्सुअल पार्टनर जो भी है उसमें नहीं हो। इसलिए द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया कांट प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम री इन्फेक्शन। तो तुम्हारा ठीक तो कर देगा, ट्रीटमेंट क्या करेगा, तुमको ठीक कर देगा, लेकिन री इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता है, वो प्रिवेंट नहीं करेगा, ठीक है। अगर तुम मान लो अभी गोनोरिया हुआ है, हम ठीक हो गए, 14 दिन का ट्रीटमेंट लिया, हम ठीक हो गए, लेकिन फिर से अगर हम किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में आ रहे हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं जो तुम्हारा गोनोरिया से इन्फेक्टेड हो, तो वो री इन्फेक्शन को वो प्रिवेंट नहीं करता है ट्रीटमेंट तुम्हारा, ठीक है। अगर फिर से री इन्फेक्शन होने का चांस है और फिर से अगर री इन्फेक्शन हुआ तो फिर से ट्रीटमेंट लो, है ना। तो फिर से एंटीबायोटिक 7 से 14 दिन का जो ट्रीटमेंट होगा वो दोबारा चलेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है तुम्हारा मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तुम्हारा ड्रग्स, कौन कौन सा ड्रग्स हम लोग कौन कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो तुम्हारा ड्रग, सबसे पहला ड्रग क्या है, सेफ्ट्रायाजोन, और दूसरा है तुम्हारा सेफोडेक्समिन, ठीक है। तो दोनों ड्रग तुम्हारा सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का आता है, ठीक है। पढ़ो ना एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन, सेफेलोस्पोरिन हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गया, पेनिसिलिन हो गया, अलग अलग आता है सारा, तो वो तुम्हारा सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का। तो सबसे तुम्हारा सेफ्ट्रायाजोन और दूसरा सेफोटेक्सिन, तो ये दो तुम्हारा ड्रग होता है। तो सबसे जो बेस्ट ड्रग जिसको माना जाता है ना वो है तुम्हारा सेफ्ट्रायाजोन, ठीक है। सबसे बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस अगर हम किसी को बोलेंगे तो तुम्हारा सेफ्ट्रायाजोन। तो ये क्या करेगा, तुम्हारा इनहिबिट्स द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये क्या करता है, तुम्हारा बैक्टीरिया का जो सेल वॉल सिंथेसिस होता है उसी को बंद कर देगा, ठीक है। ये ड्रग क्या करेगा, बैक्टीरिया का जो बाहर का सेल वॉल है, ठीक है, जो वो बना रहा था उसको क्या कर देगा, नहीं होने देगा, सेल वॉल को सिंथेसिस नहीं होने, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होने देगा। और जब सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। वो जो तुम्हारा रिलीज होता है, बाइंड हो पाता है, ये बाइंड जो होता है तुम्हारा टिश्यू से वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सेफ्ट्रायाजोन देते हैं। तो कितना डोज दोगे, 250 mg IM सिंगल डोज, बस एक ही डोज पड़ेगा। तुम्हारे सिफिलिस का भी देख रहे थे, पेनिसिलिन दे रहे थे, लेकिन एक ही सिंगल डोज था ना। तो इसका भी तुम्हारा गोनोरिया का भी ट्रीटमेंट सिंगल डोज में ही होता है। तो सिंगल डोज में तुम्हारा 250 mg हम लोग IM देते हैं, ठीक है। कौन सा देंगे, सेफ्ट्रायाजोन। अगर हम लोग सेफोटैक्सिन देते हैं तो सेफोटैक्सिन तो कितना दोगे, 500 mg IM इन सिंगल डोज, ठीक है। तो दोनों का डोज देखो, ये ज्यादा तुम्हारा ये होता है करा एंटीबायोटिक सेफ्ट्रायाजोन, इसीलिए हम 250 mg ही दे रहे हैं। लेकिन वही अगर सेफोटैक्सिन देंगे तो फिर 500 mg देंगे IM इन सिंगल डोज। ये दोनों तुम्हारा IV प्लस IM दोनों जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक है लेकिन IM और IV दोनों जाता है, लेकिन जो प्रीफर किया जाता है गोनोरिया का ट्रीटमेंट में वो तुम्हारा IM इंट्रामस्कुलरली हम लोग देते हैं इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके अलावा और भी तुम्हारा ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है तुम्हारा एजिथ्रोमाइसिन। ये सारा एंटीबायोटिक है, जितना भी हम बता रहे हैं क्या है, सारा एंटीबायोटिक है। तो एजिथ्रोमाइसिन तुम्हारा कौन सा ग्रुप का है, मैक्रोलाइड, ठीक है। कैटेगरी क्या है, मैक्रोलाइड का। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट्स द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो बैक्टीरिया जो अपने अंदर प्रोटीन बनाता है ना, जिससे कि तुम्हारा जो टिश्यू या सेल है वो अफेक्ट हो रहा है, उसी को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। वो प्रोटीन को सिंथेसिस ही नहीं होने देगा। तो जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तब तक तुम्हारा टिश्यू अफेक्ट नहीं होगा, सेल अफेक्ट नहीं होगा। तो ये कितना हम लोग देंगे, 1 ग्राम, ठीक है। ये तुम्हारा 1 ग्राम पर ओरल इन सिंगल डोज दिया जाता है। ये तुम्हारा पर ओरल टैबलेट फॉर्म में दिया जाएगा 1 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा इरिथ्रोमाइसिन। तो इरिथ्रोमाइसिन भी तुम्हारा सेम काम करेगा, सेम ग्रुप है, लेकिन ये अवेलेबल कैसे होगा, 0.5% ऑइंटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो पहला जो हम लोग देखे वो इंजेक्शन था ना, सेफ्ट्रायाजोन और सेफोटैक्सिन क्या था, इंजेक्शन फॉर्म था जो हम लोग IM में दे रहे थे। वही एजिथ्रोमाइसिन का बात करें तो टैबलेट फॉर्म में है ना, तो पर ओरल दे रहे हैं। और वही हम लोग इरिथ्रोमाइसिन का बात करें तो ये ऑइंटमेंट। तो अब ऑइंटमेंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो ये मेनली कहाँ यूज होगा, न्यूबॉर्न में। जो बोले ना बेबी को अफेक्ट होता है गोनोरिया, कैसे वेजाइनल फ्लूइड से डिलीवरी होता है तब, तो वो तुम्हारा न्यूबॉर्न में फिर हम लोग वो ऑइंटमेंट का काम करता है, ऑइंटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। The doses of the medication also varies according to weight of the
पेशेंट। तो जैसे जैसे पेशेंट का वेट होगा ना वैसे वैसे उसका डोज भी तुम्हारा क्या होता है, वैरी होता है, बदलते जाता है। ठीक है, जो 25 साल से नीचे का बोले, जो ये रिस्क फैक्टर में होते हैं, 25 साल से नीचे जो सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं, है ना, तो वैसे में तुम्हारा क्या होगा, उन लोग का वेट के अकॉर्डिंग फिर उन लोग को हम लोग मेडिकेशन देते हैं। तो ये तुम्हारा एवरेज डोज है जो कि दे सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट का वेट वैरी कर रहा है तो वेट के अकॉर्डिंग तुम्हारा दूसरा दूसरा डोजेस जाता है ये सारा का। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाँ, बच्चे में अगर होता है तो बच्चे में कैसे गोनोरिया फैलता है, बच्चे में कौन सा गोनोरिया होगा। ठीक है, तो इरिथ्रोमाइसिन हम बोले कि बच्चे में देंगे, तो बच्चे में ऑइंटमेंट कहाँ लगाओगे, ये भी तो है, बच्चा में कहाँ ऑइंटमेंट क्या होता है, तुम्हारा ऊपर सरफेस पे बस लगाया जाता है, अंदर तो तुम लोग ऑइंटमेंट नहीं लगा सकते है ना, टॉपिकल यूज के लिए, बस तुम्हारा सरफेस के लिए है। तो बच्चे में तुम्हारा कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे तुम्हारा सरफेस इन्फेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़े जेनाइटल, रेप्टम में थ्रोट, ये सारा तो तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन हो गया है ना, तुम्हारा रिप्रोडक्टिव क्या हुआ, इंटरनल ऑर्गन है। लेकिन तुम्हारा बच्चे में क्या होता है ना, देखो, इरिथ्रोमाइसिन ट्रीटमेंट इज गिवन टू न्यूबॉर्न्स एज प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट गोनोकॉकल ऑप्थैल्मिया नियोनेट्रम। तो बच्चा में जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं, गोनोकॉकल ऑप्थैल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थैल्मिया मतलब तुम्हारा मेनली आई को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑप्थैल्मिया आई, और नियोनेट्रम मतलब नियोनेट बच्चा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो बच्चा होगा ना, नियोनेट उसको बोलते हैं, फर्स्ट 28 डेज टू 1 ईयर। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो ये डिजीज होता क्या है, a serious eye infection that can occur when a baby is born to a mother with gonorrhea। तो इसमें क्या होगा ना, जो भी मदर का तुम्हारा गोनोरिया है, ठीक है, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ली है, प्रेग्नेंट है मदर, ट्रीटमेंट नहीं ली है, ठीक है, और उसके बाद जब बेबी का डिलीवरी होता है तो तुमको बोले ना वेजाइना से डिलीवरी होगा, तो वेजाइनल फ्लूइड से क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा बच्चा। तो सबसे पहले तुम्हारा डिलीवरी, देखो डिलीवरी होता है तो क्या होता है, सबसे पहले सर निकलता है बाहर, है ना, तो सर निकलेगा जब बाहर, तो तुम्हारा सबसे पहले सर में क्या आएगा, आंख, है ना, आई अफेक्ट होगा। तो जब वेजाइनल फ्लूइड के साथ तुम्हारा आई कांटेक्ट में आता है ना बेबी का, तो क्या होता है तुम्हारा, उसी को हम लोग गोनोकॉकल ऑप्थैल्मिया नियोनेट्रम बोलते हैं। तो आई में इन्फेक्शन शुरू होगा और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते क्या होगा, बच्चा अंधा तक हो जाता है, ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है। ठीक है, तो उसी को बचाने के लिए हम लोग इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट आंख में लगाने के लिए, आंख के ऊपर आसपास में लगाने के लिए बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, 0.5%। This is because the ointment is applied to the baby's eye immediately after the birth। तो जैसे ही बच्चा जन्म लिया वैसे ही उसका आंख के पास क्या करें, हम लोग ऑइंटमेंट लगा दिए, ताकि तुम्हारा अगर कांटेक्ट में आया भी हो तो क्या हो, प्रिवेंट हो जाए, वो बैक्टीरिया तुम्हारा हानि नहीं पहुंचा पाए। अगर हानि पहुंचाएगा तो क्या होगा, प्रिवेंटिंग द पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन एंड पोटेंशियल ब्लाइंडनेस। तो अगर हानि पहुंचाएगा, हम लोग वो ट्रीटमेंट नहीं की, इरिथ्रोमाइसिन नहीं लगाए बेबी का आंख के पास, तो धीरे धीरे बेबी क्या होगा, ब्लाइंडनेस, अंधा हो जाएगा बच्चा। ठीक है, उसको बचपन से ही क्या होगा, एक तो उन लोग का खुद आंख मैच्योर नहीं होता है जन्म के समय। ठीक है, जन्म के समय बेबी को उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है, धीरे धीरे जब बेबी का एज होता है ना, तब जाकर उसको क्लियरली दिखना शुरू होता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा ब्लाइंडनेस जब हो जाएगा ना, तो बच्चा जब एज होने पे भी बच्चा को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल ब्लाइंडनेस बाय बर्थ, उसको फिर माँ की वजह से क्या हुआ, बच्चा को अंधापन का शिकार हो गया। ठीक है, वही चीज है तुम्हारा फ्रॉम द बैक्टीरिया दैट कुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो डिलीवरी के समय कौन सा डिलीवरी, मेनली तुम्हारा वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, ये अगर वही हम बोलेंगे कि नहीं ऑपरेशन से अगर डिलीवरी करवा रहे हैं, किसी का ऊपर तुम्हारा सी सेक्शन से सिजेरियन से डिलीवरी हो रहा है, तो उसमें तुम्हारा चांस नहीं है। ठीक है, कि बेबी को तुम्हारा ये गोनोकॉकल ऑप्थैल्मिया नियोनेट्रम होगा ही होगा। ठीक है, वो तुम्हारा चांस, जब तक बेबी तुम्हारा मदर का वेजाइनल फ्लूइड वेजाइना से कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा ये चीज होने का चांस नहीं होता है। ठीक है, और जब तक तुम्हारा वेजाइनल डिलीवरी अगर हो रहा है, वेजाइनल बर्थ कैनाल से बेबी पास हो रहा है, वेजाइनल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तभी तुम्हारा ये डिजीज होने का चांस है। और अगर ये डिजीज हम लोग उसी समय नहीं ट्रीट किए, उसी समय हम इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट नहीं लगाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, बेबी ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है तुम्हारा बेबी में, अगर तुम्हारा गोनोरिया मदर है, ट्रीटमेंट नहीं ली है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं किए, ठीक है, हमको पता है गोनोरिया है, फिर भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फीमेल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो मेनली तुम्हारा फीमेल में क्या होगा, अनट्रीटेड गोनोरिया इन फीमेल कैन स्प्रेड टू अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूडिंग यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। तो अगर तुम्हारा फीमेल में हम ट्रीटमेंट नहीं किए, तो तुम्हारा धीरे धीरे वेजाइना में था, बस धीरे धीरे क्या होगा, पूरा सर्विक्स से होते हुए यूट्रस, यूट्रस से होते हुए पूरा फैलोपियन ट्यूब में फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तुम्हारा क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, है ना। तो इन्फेक्शन इन द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब लीड टू पीआईडी। ठीक है, पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी मतलब तुम्हारा जो यूट्रस का डिजीज है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा पीआईडी होने लगेगा। यूट्रस में जैसे जैसे तुम्हारा इन्फेक्शन भरेगा ना, वैसे वैसे यूट्रस में इन्फेक्शन प्लस इन्फ्लेमेशन होना शुरू होगा, तुम्हारा लाइनिंग सब मोटा होना शुरू होगा। यूट्रस का तुम्हारा जो स्पेस है, जब यूट्रस का लाइनिंग तुम्हारा क्या होगा, थिक होने लगेगा, पूरा इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, तो अंदर का जो स्पेस है वो क्या होगा, कम जाएगा, है ना। तुम्हारा यूट्रस कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो ये तुम्हारा यूट्रस है,
है ना। तो जैसे जैसे तुम्हारा ये वाला लाइनिंग ठीक होगा, इन्फ्लामेशन होगा, वैसे वैसे ये बीच वाला स्पेस क्या होगा, कम होते जाएगा, है ना। तो यही चीज है तुम्हारा पीआईडी, तुम्हारा क्या होगा, इन्फ्लामेटरी डिजीज। अंदर में तुम्हारा यूट्रस प्लस तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब, हर चीज क्या होगा, तुम्हारा इन्फ्लामेशन होना शुरू होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है तुम्हारा पीआईडी, ठीक है। तो दिस बीआईडी कैन कॉज इनफर्टिलिटी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर तुम्हारा पीआईडी हुआ, तुम्हारा ये यूट्रस का लाइनिंग जो था, तुम्हारा ये यूट्रस का लाइनिंग क्या हुआ, मोटा होने लगा। ये तुम्हारा मान लो इतना ही स्पेस बचा, है ना, पूरा इन्फ्लेमेशन होकर बस इतना ही स्पेस अंदर में तुम्हारा यूट्रस में बचा हुआ है। तो क्या होगा, इतना में तुम्हारा बेबी ग्रोथ नहीं कर पाएगा अच्छे से, है ना। तुम्हारा जो अगर तुम्हारा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। स्पर्म और जो तुम्हारा ये ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है क्या होगा, ये तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब से फिर धीरे धीरे क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांट होता है, ये चीज पता है सबको को। तो क्या होगा, तुम्हारा यूट्रस में जगह ही नहीं है इम्प्लांट होने का, है ना। यूट्रस में क्या है, तुम्हारा इन्फ्लेमेशन की वजह से यूट्रस में उतना जगह नहीं है कि बेबी का ग्रोथ हो पाए। तो क्या होगा तुम्हारा, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब में ही बेबी ग्रोथ करने लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो बेबी को यूट्रस में ग्रोथ करना था वो कहाँ ग्रोथ कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, उसी को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। या फिर इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब यहाँ भी बेबी ग्रोथ नहीं कर पाया, तो तुम्हारा क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन तो हुआ, बेबी का तुम्हारा ये जाइगोट ये एम्ब्रायो फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारा जगह नहीं मिलने की वजह से बेबी तुम्हारा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया, तो अबॉर्शन मिसकैरेज का भी चांस ज्यादा होता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा यूट्रस में भी तुम्हारा बहुत ज्यादा ये है ना, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने लगेगा। तो जो स्पर्म को ट्रैवल करना था, स्पर्म किधर से, तुम्हारा वेजाइना सर्विक्स यूट्रस होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल करता है ना। तो स्पर्म का जो तुम्हारा ट्रैवल करना था, ये पाथवे जो था, ये भी तुम्हारा स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है, मोटा हो जाने की वजह से। ठीक हो गया यूट्रस ना, तो तुम्हारा स्पर्म को ज्यादा मेहनत लग रहा है अब जाने में, तो स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तुम्हारा ओवा है, स्पर्म भी है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्या उसी को हम लोग क्या बोले, इनफर्टिलिटी। तो बेबी फिर मदर क्या होगी, कंसीव नहीं कर पाएगी। इनफर्टिलिटी मतलब मदर चाह के भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज तुम्हारा पीआईडी लीड करता है, अगर हम लोग छोड़ दिए, गोनोरिया ट्रीटमेंट नहीं किए तो। समझ में आया ये चीज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हुआ, यूट्रस के अलावा कहीं और तुम्हारा बेबी का ग्रोथ होने लगा, ठीक है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और दूसरा इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी कैसे, तुम्हारा इन्फ्लेमेशन की वजह से स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाया फैलोपियन ट्यूब तक, और फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाया तो ओवा का तुम्हारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इनफर्टिलिटी लीड करता है, समझे। तो यही चीज है तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन इन फीमेल। देखो, कॉज ब्लाइंडनेस इन द इन्फेंट बॉर्न टू अनट्रीटेड मदर। तो ये तो समझा तुम लोग को कि जो भी इन्फेंट नया, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको फिर क्या होगा, ब्लाइंडनेस। अगर मदर अनट्रीटेड है, वो ट्रीटमेंट नहीं ली गोनोरिया का, तो वेजाइनल फ्लूइड में तो उसका गोनोरिया का बैक्टीरिया प्रेजेंट ही रहेगा, तो वेजाइनल डिलीवरी होगा तो बच्चों को क्या होगा, फिर ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे बच्चा क्या होगा, अंधा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है तुम्हारा फीमेल में, अगर तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, नहीं ट्रीटमेंट लिए हैं तब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन इन मेल। अगर मेल में तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो मेल में क्या क्या तुम्हारा अनट्रीटेड गोनोरिया, तो मेल में भी क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहला इनफर्टिलिटी। तो मेल का भी तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करेगा, वो धीरे धीरे पूरा इन्फेक्शन फैलाना शुरू करता है, ठीक है। और जैसे इन्फेक्शन फैलाना शुरू करेगा तो तुम्हारा जो टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना, स्पर्म जहाँ से रिलीज होता है, तुम्हारा बताया था सिम्टम्स में टेस्टिकुलर पेन हो रहा था, स्क्रॉटम में पूरा पेन होने लगा था, है ना, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन। तो जैसे ही टेस्टिस इन्फेक्ट होगा तुम्हारा, धीरे धीरे स्पर्म का जो काउंट है धीरे धीरे कम होने लगेगा, और स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो फॉर्मेशन नहीं होता, और धीरे धीरे मेल में भी इनफर्टिलिटी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्कार्स इन यूरेथ्रा। तो तुम्हारा यूरेथ्रा में स्कार का मतलब, स्कैरिंग इन यूरेथ्रा का मतलब क्या है, तुम्हारा यूरेथ्रल ओपनिंग, जो तुम्हारा पेनिस में जो ये यूरेथ्रा आ रहा था तुम्हारा, देखो किडनी ब्लैडर जो होता है, यहाँ मान लो, रुको एक मिनट, ये मान लो तुम्हारा किडनी है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ, यूरेटर आता है, यूरेटर कहाँ है, ब्लैडर में, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा ओपनिंग होता है ना, ये तुम्हारा यूरेथ्रा हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, ये तुम्हारा ब्लैडर हो गया, ये क्या है, यूरेटर हो गया, और ऊपर में तुम्हारा किडनी। ये ऐसा तुम्हारा रीनल सिस्टम होता है। तो मेल में क्या बोले, तुम्हारा जो यूरेथ्रा होता है मेल में, यही तुम्हारा ये रिप्रोडक्टिव से भी अटैच होता है, प्लस तुम्हारा रीनल से भी अटैच होता है ना। तो ये जो यूरेथ्रा है मेल में, ये तुम्हारा जितना लंबा पेनिस होगा उतना लंबा यूरेथ्रा होता है मेल में। फीमेल में छोटा होता है यूरेथ्रा, लेकिन मेल में जितना लंबा तुम्हारा पेनिस उतना लंबा यूरेथ्रा का साइज जाएगा, ठीक है। तो यूरेथ्रा में तुम्हारा क्या होता है, स्कार्स इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब ये जो तुम्हारा जहां से तुम्हारा यूरेथ्रा शुरू हो रहा है, तुम्हारा क्या होगा, ये नैरो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नैरो होने का मतलब ये तुम्हारा पूरा बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, ठीक होने लगेगा, और बीच का जो स्पेस है ना, वो बीच का जो स्पेस है वो तुम्हारा कम होने लगता है, ठीक है। ये दोनों तरफ से तुम्हारा स्कैरिंग शुरू हो जाएगा, और बीच का जो पास वाला फेज रहता है ना, जो स्पेस रहता है जिससे यूरिन या सीमेन पास करे, वो धीरे धीरे क्या होगा, पतला होने लगेगा, ठीक है, नैरो होने लगता है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्कैरिंग इन द यूरेथ्रा, समझे। तो ये चीज होता है तुम्हारा मेल में।
नेक्स्ट है तुम्हारा इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिकल्स, तो वही तुम्हारा टेस्टिस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन शुरू होता है अगर तुम्हारा गोनोरिया ट्रीट नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रोस्टेट पेन एंड इन्फ्लामेशन, तो प्रोस्टेट किसको बोलते हैं, तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ोगे ना तो उसमें एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, वो तुम्हारा स्पर्म को नरिश करता है, ठीक है, स्पर्म को तुम्हारा जो भी नरिशमेंट न्यूट्रिएंट चाहिए या फिर उसको ये क्या कहते हैं उसको, मोबिलिटी के लिए तुम्हारा जो ये न्यूट्रिएंट चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, वो सारा तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, नरिश करेगा स्पर्म को, ठीक है। तो स्पर्म का जो नरिशमेंट होता है ना वो चीज तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड देगा, न्यूट्रिएंट जितना भी उसको चाहिए अपना बिल्डअप करने के लिए, उसका मोबिलिटी के लिए, ताकि फास्ट ट्रेवल कर सके, वो सारा चीज के लिए तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड देता है नरिशमेंट। लेकिन वही क्या हुआ, तुम्हारा प्रोस्टेट में भी इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में तुम्हारा इन्फ्लामेशन और पेन, इन्फेक्शन और पेन होना शुरू होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में जब इन्फ्लामेशन और पेन होना शुरू होगा ना तो तुम्हारा जो नरिशमेंट दे रहा था स्पर्म को, वो नरिशमेंट देना बंद कर देगा, ठीक है। और वो अगर तुम्हारा बंद हो गया तो स्पर्म को नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो स्पर्म हेल्दी होगा, नहीं होगा। जो उसको हेल्दी स्पर्म के लिए क्या चाहिए, उसको पूरा नरिशमेंट अच्छे से चाहिए, पूरा न्यूट्रिएंट उसको अच्छे से चाहिए। तो एक तो तुम्हारा स्पर्म हेल्दी नहीं होगा, प्लस उसका मोटिलिटी रेट जो होता है, जो ट्रैवल करने का रेट होता है, देखो स्पर्म कितना जल्दी फास्ट ट्रैवल करता है, तो उसका जो वो रेट होता है ना, स्पीड जो होता है, वो भी तुम्हारा कम होना शुरू हो जाएगा। प्लस तुम्हारा टेस्टिस अफेक्ट हुआ था तो टेस्टिस से साथ तुम्हारा स्पर्म का काउंट कम हो रहा है, और जो थोड़ा बहुत जो स्पर्म है वो तुम्हारा नरिशमेंट की वजह से खत्म हो जा रहा है। तो ये सारा चीज तुम्हारा क्या करेगा, इनफर्टिलिटी लीड करता है, ठीक है, समझिए। तो ये चीज है तुम्हारा मेल में। नेक्स्ट है तुम्हारा इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस किसको बोलते हैं, देखो जब मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ोगे ना तो तुम्हारा टेस्टिस से, तुम्हारा ये जो टेस्टिस है उससे तुम्हारा एपिडाइडमिस कनेक्ट होता है, ठीक है, कोई लाइक स्ट्रक्चर होगा एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस जाके तुम्हारा वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस जाके यूरेथ्रा से कनेक्ट होगा पेनिस में, ठीक है। तो ये चीज होता है तुम्हारा, ये जो कोई लाइक स्ट्रक्चर, तो टेस्टिकल्स अंदर में जो तुम्हारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तो ये टेस्टिकल स्पर्म को ले जाने का काम तुम्हारा कौन करता है, एपिडाइडमिस, ठीक है। तो स्पर्म को टेस्टिस से ले जाने का काम तुम्हारा एपिडाइडमिस का है, और एपिडाइडमिस कहाँ लेके जाएगा, वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस कहाँ लेके जाएगा, फिर यूरेथ्रा में, तब जाके यूरेथ्रा से बाहर निकलता है सीमेन, ठीक है, स्पर्म। तो वही क्या होगा तुम्हारा इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडाइडमिस, तुम्हारा जो ट्यूब है उसमें भी क्या होगा, तुम्हारा इन्फ्लामेशन, दोनों तरफ से तुम्हारा इन्फ्लामेशन होना शुरू होगा। तो इन्फ्लामेशन होगा तो स्पर्म तुम्हारा ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इसका क्या हो गया, एकदम नैरो हो गया पाथवे, है ना, तुम्हारा एकदम पतला हो गया ये पाथवे इन्फ्लामेशन की वजह से। तो क्या होगा, जो तुम्हारा स्पर्म को यहाँ ट्रैवल करना था वो ट्रैवल नहीं कर पाता, एपिडाइडमिस उसको वास्ट डिफरेंस तक नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो वो चीज होता है तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन, अगर मेल में तुम्हारा गोनोरिया ट्रीट नहीं करेंगे तब, समझ गए। तो फीमेल और मेल दोनों समझ गए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन, कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं गोनोरिया को, ठीक है। तो बेस्ट वे प्रिवेंट करने का क्या है, नॉट टू हैव सेक्स, है ना, सबसे बेस्ट वे यही है कि सेक्सुअल कांटेक्ट किसी के साथ बनाओ ही मत, तुमको नहीं बनाओगे तब तक तुमको गोनोरिया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाउएवर सम स्टेप्स आर टेकन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं हम लोग, ऑलवेज यूज द कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो बोले थे ना, फिजिकल बैरियर मेथड जो होता है सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉन्डम का यूज करने, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग ये प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा डोंट हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैव इन्फेक्शन और सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया, तो वैसे इंसान के साथ कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना है जिसको तुम्हारा गोनोरिया का सिम्टम्स या फिर इन्फेक्शन है। अगर सिम्टम्स दिख भी रहा है तब भी नहीं आना है, बिना टेस्ट किए, बिना जांच किए मत आओ। नेक्स्ट है तुम्हारा कम्युनिकेट टू द पार्टनर अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो जो भी सेक्सुअल पार्टनर होंगे उससे तुमको कम्युनिकेशन बनाना जरूरी है, कोई भी डिजीज के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, ठीक है। कभी भी ये सेक्सुअल रिलेशनशिप में या फिर कॉन्टैक्ट बनाने में आने से पहले एक बार चेकअप करवाना जरूरी है। चेकअप नहीं करवा रहे हो तो कम से कम बात करो कि हाँ है कि नहीं है, ठीक है, बात करने से भी तुमको पता चलेगा। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन के लैक की वजह से ही सबसे ज्यादा तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलता है एक से दूसरा में, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं लोग करते हैं शर्म की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये चीज करना जरूरी है। नेक्स्ट है तुम्हारा गेट टेस्टेड फॉर गोनोरिया एवरी ईयर, इज सेक्सुअली एक्टिव एंड गेट द पार्टनर टेस्टेड टू। तो अगर तुम्हारा मेनली ये चीज किसके लिए ना, जो 25 ईयर से नीचे के हैं, है ना, 25 ईयर से अंडर में जो सेक्सुअली एक्टिव लोग होते हैं, तो उनको क्या बोला, हर साल एवरी ईयर कम से कम एक बार टेस्ट करना जरूरी है उन लोग के लिए, ठीक है। और प्लस तुम्हारा जो पार्टनर है उसको भी टेस्ट करवाना जरूरी है, ताकि तुम प्रिवेंट कर सको। तुमको पता नहीं, हर साल अगर हम चेक करवाते चले जा रहे हैं तो हमको पता है कि हमको मेरे अंदर गोनोरिया नहीं है ना, तो ये चीज है तुम्हारा। प्लस तुम्हारा जो पार्टनर है उसको भी चेक करवाओ ताकि दोनों का ट्रांसमिशन रुक सके। जरूरी नहीं है कि बस हमसे उसमें फैलेगा, उससे भी तो हमें फैल सकता है ना। तो ये चीज दोनों का तुम्हारा चेकअप, दोनों का टेस्टिंग जरूरी होता है। तो ये चीज है तुम्हारा प्रिवेंशन ऑफ गोनोरिया। और बात करें अगर हम लोग वैक्सीन का, तो गोनोरिया के लिए अभी तक तो वैक्सीन नहीं निकला है, लेकिन जर्मनी में तुम्हारा रिसर्च चल रहा है, ठीक है। वहां पे तुम्हारे ट्रायल के लिए वैक्सीन किया गया है, ट्रायल के लिए तुम्हारा किया भी गया है, लेकिन ट्रायल का रिजल्ट तुम्हारा मार्च 25 में आने के लिए
एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 2025 में मार्च में वो ट्रायल का रिजल्ट आने के लिए एक्सपेक्टेड है, उसके बाद ही पता चल सकता है कि वो वैक्सीन तुम्हारा एप्लीकेबल हो सकता है गोनोरिया का प्रिवेंशन में या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जो कि प्रिवेंट कर सके, लेकिन हाँ इसका ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि पूरी तरह से गोनोरिया को ठीक कर देगा, ठीक है। तो ये चीज है तुम्हारा गोनोरिया, समझ गया सब कोई क्वेश्चन है?